इन जैसे घटिया लोगों को मारने में कोई बुराई नहीं। श्योर मन मन स्माइल के साथ कहता है और श्योर अपने पंच को बना के सामने उन दोनों आदमियों को देखता है जो कि पेड़ के ऊपर थे और अब नीचे आ रहे थे। लड़के तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने उस बेचारे को मार दिया। वो दोनों आदमी श्योर को कहते हैं अच्छा मैंने उसे मारा, लेकिन तुमने तो उस सांप के पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया, उसका क्या? श्योर वो एक इविल सी स्माइल के साथ उन दोनों आदमियों को देखते हुए कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। उस छोटे मोटे सांप जैसे कीड़े के लिए तूने हमारे दोस्त को मारा। ऋषभ चल दिखाते हैं इसे। इतना कहने के बाद वो आदमी ऋषभ को कहता है और देखते देखते उन दोनों की बॉडी एक अजीब से काले बाल से ढक जाती है और उनके फोल्डर्स पे बड़े बड़े कांटे निकल जाते हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे। अफसोस तुम्हारे बीस्ट देखने में डरावने तो है लेकिन ताकतवर नहीं, श्योर स्माइल के साथ कहता। अगले पल श्योर अपनी जगह से मूव करता और सीधे उन दोनों आदमियों की तरफ बढ़ जाता। वो दोनों आदमी, वो ऋषभ और वो दूसरा आदमी, जैसे ही श्योर को अपने करीब आता हुआ देखते हैं वो दोनों ही अपने पंच को तैयार करते हैं और श्योर पर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्योर वो बीच रास्ते में ही रेड मंकी में बदल जाता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, वो देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लगने लगता है। अगली पल श्योर वो अपने खतरनाक से पंच सीधे उन दोनों आदमियों की तरफ घुमाता है, लेकिन उन दोनों आदमियों की बॉडी वो साइज में छोटी थी इसलिए वो लोग फुर्ती का इस्तेमाल करके श्योर के पंच से बच जाते हैं। श्योर रेड मंकी का इस्तेमाल कर रहा था और एक तरीके से रेड मंकी वो साइज में कुछ ज़्यादा ही बड़ा था इसलिए वो साथ में स्लो भी था। श्योर तेजी से आसमान में जंप करता ताकि वो बीच हवा में ही उनमें से एक आदमी को पकड़ पाए, लेकिन वो ऋषभ नाम का आदमी सच में चालाक था। वो नीचे ज़मीन पर गिरते ही अपने डायरेक्शन को तुरंत ही मोड़ लेता है, लेकिन श्योर वो भारी भरकम था उस रेड मंकी के साथ, इसलिए श्योर वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता। क्या हुआ बच्चे, कुछ हो नहीं पा रहा है क्या? ऐसा देख कर अजीब लगा कि तुम्हारे जैसे बच्चे के पास नेरोकोड है, या फिर ऐसा तो नहीं कि तुम बीफ्ट हो? हाँ, वो आदमी श्योर से कहता है। श्योर उसे गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से से रेड मंकी के बॉडी के साथ ही खड़ा होता है और तेजी से पीछे जाकर उन दोनों आदमियों के तब बनने लगता है जो कि इस वक्त पेड़ पर मौजूद थे। वो एक ही पंच में दोनों पेड़ को तोड़ देता और तुरंत ही रेड मंकी के जीन्स को अपने बॉडी से अलग कर लेता ताकि वो अपनी रियल बॉडी का इस्तेमाल करके तुरंत ही वहाँ पहुँच सके जहाँ पर वो दोनों आदमी गिरने वाले हैं। श्योर वहाँ पहुँच जाता है। अगले पल श्योर के ठीक पीछे एक रेड मंकी दिखने लगता है जो कि इसके बॉडी से बाहर आया था। ये क्या, ये किसे? वो दोनों हैरानी से कहते हैं। वो दोनों ही आसमान में छटपटाने लगते हैं क्योंकि आसमान के बीच में वो डायरेक्शन नहीं बदल सकते थे। देखो हमें माफ़ कर दो इसे। इससे पहले कि वो दोनों आदमी भीख मांग पाते अपने जान की, उन दोनों ही के गले को सीधे रेड मंकी ने पकड़ लिया था और सीधे जमीन पर दे मारा था, जिसके बाद रेड मंकी उन दोनों को 3-4 पंच मारता है और वो लोग बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं। जिसके बाद ब्लैक स्नेक वो उन्हें काफ़ी देर तक तपाता, करीब 4 घंटे तक तपाने के बाद वो ब्लैक स्नेक वहाँ से आया था और फिर वो अपने परिवार वालों के लाश के पास चला जाता है जहाँ पर उसके परिवार को ख़त्म कर दिया गया था। वो अपने बच्चे की लाश और अपनी बीवी की लाश के पास जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। कुछ देर बाद अचानक से ही श्योर को आसमान से एक अजीब सी आवाज़ आती है जो कि श्योर ऊपर देख पा रहा था। एक काले रंग का अजीब सा गोलक तेजी से श्योर की तरफ ही बढ़ रहा था। अब ये क्या नाटक है? श्योर हैरानी से कहता। वो ब्लैक रंग की स्मोक जैसी कुछ थी जो कि आसमान में ब्लैक स्मोक फैलाते हुए तेजी से आगे जा रही थी। अगले पल वो धम की आवाज़ के साथ नीचे गिरती है और वो ब्लैक स्मोक वाला गोला जो भी था वो थोड़ा जिंदा लग रहा था। वो अपने पाँव पे खड़ा होता है और फिर लुढ़क के गिर जाता है। वो दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होता है और फिर दोबारा गिर जाता है, लेकिन इस बार वो खड़ा नहीं होता। ये मर गया? श्योर हैरानी से कहता है। श्योर तुरंत ही उस अजीब से गोले के पास जाता है। वैसे भी अब दिन होने वाला था इसलिए अगर कोई परेशानी हुई तो श्योर भाग सकता है। श्योर उस गोले जैसी चीज़ को छूने की कोशिश करता है, लेकिन श्योर उस अजीब से गोले जैसी चीज़ के आर पार अपने हाथ को कर देता है। जब इसके पास कोई शरीर ही नहीं है तो ये मरा कैसे? श्योर हैरानी से कहता और खड़ा हो जाता है। अगले पल श्योर कुछ नोटिस करता है। ब्लैक स्नेक जो अपने परिवार के डेड बॉडीज के सामने बैठा हुआ था, उन दोनों ही के बॉडी के अंदर से एक सफ़ेद रोशनी निकलती है जो कि उन्हीं स्नेक्स का रूप ले लेती है जो कि उनके परिवार थे। और ब्लैक स्नेक का परिवार वो एक तरीके से आत्मा की तरह आसमान में घूम रहा था। भूत? श्योर हैरानी से कहता। एक तरीके से उन दोनों स्नेक्स की आत्मा वो उनके बॉडी से अलग हो गई थी और बीच हवा में गोल गोल घूम रही थी और वो बच्ची आत्मा वो तो अपने डैड के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वो छोटी स्नेक की आत्मा वो श्योर के पास उड़ते हुए आती है और श्योर उसे थोड़ा डरने लगता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हुए अपने हाथों को आया करता है जहाँ पर वो स्नेक की बच्ची श्योर के हाथों पर लेपट जाती है और उसे प्यार करने लगती है। श्योर भी उसके सर को फैलाता है, जिसके बाद श्योर कुछ नोटिस करता है। वहाँ पर वो तीनों आदमी जो मरे थे उनके बॉडी से भी एक अजीब सी सफ़ेद रोशनी निकलती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? श्योर हैरानी से कहता है। वो सफ़ेद रोशनी तेजी से उड़ते हुए आसमान में कहीं चली जाती है और ब्लैक स्नेक की वो दोनों बच्ची और बीवी उन दोनों की आत्मा भी तेजी से ऊपर जाने लगती है
और ये नज़ारा सच में देखने में बहुत ज़्यादा अजीब और डरावना लग रहा था। देखते देखते वो दोनों आत्माएं उस काले गोले के पास जाकर उनके गोल गोल घूमने लगती हैं, और देखते देखते वो काला गोला वो ब्लैक स्मोक में बदल जाता है और उन दोनों आत्माओं के अंदर घुस जाता है। और अब उन दोनों आत्माओं की बॉडी से भी ब्लैक स्मोक निकल रही थी। वो दोनों आत्माएं तेजी से ब्लैक स्मोक छोड़ते हुए सीधे ब्लैक स्नेक के अंदर घुस जाते हैं, और देखते देखते ब्लैक स्नेक उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसकी बॉडी वो श्रिंक होकर टूट फूट के बड़ी होने लगती है, जिससे ब्लैक स्नेक को दर्द भी हो रहा था। देखते देखते उस ब्लैक स्नेक की शेडो जो कि शोर के ऊपर पड़ रही थी वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शोर से भी बड़ी हो जाती है। ये क्या, ये इतना बड़ा कैसे और ताकतवर भी? शोर हैरानी से कहता। शोर ने ऐसी चीजें पहली बार देखी थी और नहीं ऐसी चीजों के बारे में शोर को पढ़ाया गया था। शोर ये देखता है कि ब्लैक स्नेक वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। ये क्या हुआ? वो ब्लैक स्नेक हैरानी से कहता, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जहाँ तक है तुम्हारा परिवार अब तुम्हारे साथ ही है और तुम्हारे परिवार की वजह से ही तुम्हें ताकत मिली है। श्योर ब्लैक स्नेक को सहलाते हुए कहता। सच में? ब्लैक स्नेक हैरानी से कहता। उसके पास कमाल की ताकत आ गई थी और वो देखने में पहले से ज़्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा था। वो सब इस चीज़ को देख के हैरान हो रहे थे और वो सब इसके बारे में कुछ सोच रहे थे। इतने में ही उन सभी को आसमान से एक ये गोल्डन रोशनी अपने तरफ आते हुए दिखती है। अब ये क्या? श्योर हैरानी से कहता, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी भागो यहाँ से या फिर कहीं छिपो जल्दी। श्योर के नीरोकोर से उस लड़की की आवाज़ आती है। ओहो, तुम्हें मुझे तंग करने में बहुत मजा था। इससे पहले कि श्योर और भी कुछ कहता, श्योर के सामने खूबसूरत सी लड़की आके खड़ी हो जाती है जिसके सर के ऊपर 2 हॉर्न्स बने हुए थे, मतलब सींग निकले हुए थे। श्योर भी हैरान था इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की को अपने सामने देखकर, लेकिन वो लड़की श्योर को इग्नोर करती है। देखो, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है और अगर तुम्हें कुछ होता है तो तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे साथ खत्म हो जाएगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमारे साथ आ जाओ। वो लड़की वो उस ब्लैक स्नेक से कहती है। श्योर ये देख के हैरान था कि उसके नीरोकोर से सच में एक लड़की निकली है, एक जिंदा लड़की, लेकिन उसके सर पे 2 सींग भी थे, मतलब वो लड़की नहीं हो सकती। दूसरी तरफ वो ब्लैक स्नेक कुछ सोच रहा था। वैसे भी अब मेरा परिवार नहीं है और है भी तो मेरे अंदर है, मतलब मैं अगर तुम्हारे साथ आता हूँ तो शायद मुझे एक अच्छा दोस्त मिल सकता है। वो ब्लैक स्नेक इतना कहता है और अपने पूंछ को सीधे उस लड़की के हाथों में थमा देता है, और देखते देखते वो लड़की और वो ब्लैक स्नेक दोनों ही अपनी जगह से गायब होकर श्योर के नीरोकोर में चले जाते हैं। श्योर अपने नीरोकोर में जागता है जहाँ पर ब्लैक स्नेक वो उसको नीरोकोर में पहुँच चुका था और एक तरीके से श्योर उसने उसे टेम कर लिया था। मैंने मेरा एक नया दोस्त। श्योर हैरानी से खुशी से कहता, बेवकूफ़ लड़के जल्दी भागो। वो लड़की फिर से कहती है। श्योर को भी अब कुछ अजीब लगने लगा था। श्योर सारे रिश्ते को अपने नीरोकोर में लेता है और अगले ही पल श्योर के हाथ वो मोटे कीड़े के मुंह जैसे दिखने लगते हैं। एक तरीके से श्योर उसे ड्रिलिंग मशीन की तरह इस्तेमाल कर सकता था अपने दोनों हाथों को। वो ड्रिलिंग मशीन जैसे हाथों को लेकर सीधे ज़मीन पर डाइव मारता है और सीधे वो ज़मीन के नीचे काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता है और वहाँ पर एक छोटा सा रूम जैसा बना देता है। श्योर अब एक जगह बैठ जाता है। अब तो ठीक हूँ ना मैं, अब यहाँ तो मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा ना। श्योर इस्माइल के साथ कहता है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो बच गया है। चुपचाप रहना, हिलना मत, वो लड़की फिर से कहती है और श्योर को थोड़ा अजीब लगता है। अगले पल श्योर के सामने एक अजीब सी सफ़ेद रोशनी चमकती है और वो एक शील्ड की तरह देखने लगती है। अगले पल एक शील्ड जैसी रोशनी श्योर के सामने आ गई थी और उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। दूसरी तरफ वो गोल्डन रोशनी वो वहाँ पर आती है जहाँ पर वो ब्लैक स्मोक आके गिरी थी। और अजीब बात है, वो तो यहीं गिरी थी जहाँ तक यहाँ से 4 आत्माएं मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 2 ही मिली। 2 आत्माएं कहाँ गई? और वो कमीना उसे यहाँ पर आत्मा खाने के लिए भेजा था, लेकिन उस मैग्रॉन गॉड की वजह से सब बर्बाद हो गया। वो रास्ते में ही घायल हो गया होगा और नीचे आके मर गया होगा, लेकिन मरने के बाद भी इसकी बॉडी यहीं होनी चाहिए। मतलब इतना कहने के बाद वो गोल्डन रोशनी अपने हाथों को आया करती है जहाँ से काफ़ी सारी गोल्डन रोशनी निकल के सीधे पूरे धरतीघर को कवर करने लगती है। और देखते देखते श्योर कुछ नोटिस करता है। वो जो ज़मीन के नीचे बैठा हुआ था वहाँ पे गोल्डन रोशनी आती है और श्योर के अगल बगल से निकल जाती है उस शील्ड की वजह से। जी क्या? श्योर उस लड़की से कहता, मुझे लड़की लड़की बोलना बंद करो, मेरा नाम डीमन गर्ल है। वो डीमन गर्ल श्योर से कहती, अच्छा ठीक है मेरी माँ डीमन गर्ल, ये क्या है? श्योर डीमन गर्ल से कहता, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इससे बचना कैसे है और ऐसा लगता है कि ये मेरे दुश्मन है। और वो डीमन गर्ल इतना कहती है और अपने सर को पकड़ के घुमाने लगती है। अच्छा ठीक है तुम साथ रहो, तुम सामने कॉन्सेंट्रेट करो वरना हम सब मारे जाएंगे। श्योर डीमन गर्ल से कहता। देखते देखते वो गोल्डन रोशनी वो पूरे धरती को स्कैन करती है और वहाँ से तेज़ी से निकल जाती है। वो गोल्डन रोशनी तेज़ी से ऊपर जाती है जहाँ पर और भी कुछ रोशनियाँ ऊपर उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? क्या वो तुम्हें मिला? वो दूसरा गॉड पहले वाले गॉड से कहता, नहीं उस कमीने, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो गॉड जैसे ही गुस्से में ये कहता, अगले ही पल उसके सामने मौजूद गॉड अपने हाथों को आया करता है और उसके हाथों को आया करते ही वैसे ही उस गॉड जिसका नाम गॉड अपूर्व था
उसके गले पे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता और वो अपने गले को पकड़ लेता। मास्टर प्लीज मेरी बात समझे, मैं उसे गॉड अपूर्व अपने सामने मौजूद उस मास्टर को समझाते हुए कहता, हाँ, अगर तुम उसका कुछ कर पाते तब तक कर चुके होते। असल बात यह है कि वो तुम्हारे बस का है नहीं, तुम उसे संभाल सकते ही नहीं हो। लगता है इस बार जो भी करना है मुझे करना है। वो सामने मौजूद गॉड, जो कि उसका शायद मास्टर था, उस गॉड अपूर्व का, वो उससे कहता और उसे छोड़ देता। दूसरी तरफ श्योर वो चाक का बच्चे से नजर रखते हुए बाहर निकलता है और सीधे कबीले पहुंच जाता है, क्योंकि अब दिन होने वाला था। वो अपने कमरे में चैन से जाके सोने वाला था और जैसी धूप निकलती वो चुपचाप टेलीपोर्ट हो जाता। लेकिन अचानक से जैसे वो कबीले में कदम रखता है, वहाँ ऊपर आसमान में बादल गरजते हैं और वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। अरे यार, अब ये क्या नाटक है? धूप की रोशनी आएगी नहीं तो मैं जाऊँगा कैसे? श्योर हैरानी में और गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, लेकिन फिर भी वो घर पहुँच जाता है। ये बारिश कब तक रुकेगी? श्योर एक आदमी से कहता, देखो बच्चे, ये बारिश जहाँ तक है देवता के गुस्सा होने की वजह से आई है, और ये बारिश की बूंदें इतनी ठंडी इसलिए हैं क्योंकि देवता बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ऐसी बारिश ज़्यादातर 6-7 महीने तक चलती हैं। क्यों, नॉर्मल है? वो आदमी जैसे ही ये कहता है, श्योर हैरान दिखने लगता, 6-7 महीने? लेकिन देवता वाली गुस्सा वाली बात मुझे समझ नहीं आई, बारिश तो नेचुरल होता है ना। श्योर उस आदमी से कहता है, लेकिन उस आदमी को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। लगता है ये लोग नेचुरल चीज़ों को देवता का प्रकोप समझते हैं। श्योर स्माइल के साथ कहता है और वो अपने झोंपे की तरफ बनने लगता है ताकि वो उस पर कम से कम सेफ रह सके, क्योंकि सच में पानी की बूंदें बहुत ज़्यादा ठंडी थी। लेकिन इससे पहले कि श्योर वो अपनी झोपड़ी के पास पहुँच पाता, श्योर को अपने सामने कुछ लोग दिखते हैं जो कि सिपाही थे, और श्योर को देखते ही वो उसके पास आ जाते हैं। हमें महाराज ने आपको लाने के लिए भेजा है, वो चारों पाँचों सिपाही श्योर से कहता है। वैसे तो श्योर को पता था कि ये दिन आने ही वाला है और कभी भी आ सकता है, क्योंकि श्योर ने रश्मि की आँख ऑलमोस्ट ठीक ही कर दी होंगी और अब तक रश्मि ठीक हो चुकी होगी। इसलिए इन लोगों को एक तरीके से श्योर को लाने के लिए यहाँ भेजना पड़ा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। श्योर ने कहने के बाद पहले अपने कपड़ों को चेंज करता है, क्योंकि वो अपने साथ पहले से ही लाया था, और अपने पूरे बॉडी को अच्छे से पोंछने के बाद और अपने साथ एक अजीब सा छाता निकालने के बाद, जो कि देखने में कुछ अजीब सा कार्टून जैसा लग रहा था और सभी लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे थे, उसी के साथ वो महल के लिए निकल जाता है। श्योर महल के बाहर पहुँचते अपने छाते को एक सिपाही को थमा देता। उस सिपाही को तो नहीं पता था कि वो छाता क्या है, लेकिन वो बारिश में खड़ा था। वो सिपाही जैसे उस छाते को खोलता है, वो उससे अपने सर को ढक सकता था। ये क्या, ये तो, वो सिपाही हैरानी से कहता है, ऐसी चीज़ उसने पहली बार देखी थी। ये तो कपड़े से बनी हुई है, लेकिन कपड़े तो गीले हो जाते हैं, गीले होने के बाद उसके आर पार भी पानी निकलता है। यहाँ पर हमारे कुछ लोगों ने इसे बनाने का कोशिश किया था, लेकिन ये ऐसे बनी नहीं। लेकिन ये तो अजीब है, जादुई, वो सैनिक हैरानी से कहता है उस छाते को देखते हुए। श्योर भी उस सिपाही को स्माइल के साथ देखते हुए अंदर महल में एंटर कर जाता है और टेम्पररी श्योर को एक कमरा दिया जाता है। देखिए, आपको कुछ समय ये रुकना होगा, महाराज और बाकी सभी आपको बुला लेंगे। वो सिपाही श्योर से कहता है और श्योर उस कमरे में एंटर कर जाता है और उस कमरे को अच्छे से लॉक कर देता है ताकि उसे कोई भी ना देख पाए। अगली पल श्योर के सामने ब्लैक स्नेक अपीयर होता है। अरे बाप रे बाप, देखो, तुम मुझसे बिना पूछे बाहर मत आया करो। वैसे मैं तुम्हें रॉब नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो टेम का लिया, ऐसा मत होता कि मैं तुम्हें रॉब जा रहा हूँ। असल बात यह है कि तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो और इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अपने न्यूरोकोड से बिस्तों को निकाल सकता, और तुम तो मेरे काफ़ी सारे सीक्रेट जान ही चुके हो, है ना? श्योर ब्लैक स्नेक से कहता, हाँ माफ़ करते हो। ब्लैक स्नेक इतना कहने के बाद श्योर के न्यूरोकोड में वापस चला जाता। वैसे जहाँ तक है तुम्हारी ताकत कितनी होगी? श्योर ब्लैक स्नेक से कहता, मुझे नहीं पता, आज से पहले मेरी ताकत तो 1 या 2 ही होगी, वो भी क्लास के लेवल 1 या 2। इस ताकत को देख के मैं कुछ अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ। ब्लैक स्नेक श्योर से कहता, ठीक है, वो तो घर पहुंचने के बाद दिख ही जाएगा कितना ताकतवर हूँ, लेकिन तुम्हारे जीन्स के साथ अगर मैं अपने बॉडी को कंबाइन करूँ तो मुझे कैसी ताकतें मिलेंगी? श्योर इतना कहता है और ब्लैक स्नेक के जीन्स को अपने बॉडी के साथ कंबाइन करने लगता है, क्योंकि जहाँ तक है श्योर ने उन आदमियों से सुना था कि इन ब्लैक स्नेक के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करने पे कमाल की ताकत मिलती है, वो भी पॉइजनस राइट। श्योर जैसे ही ब्लैक स्नेक के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता है, श्योर के हाथ वो बड़े से पूंछ में बदलने लगते हैं, जो कि उस ब्लैक स्नेक के पूंछ जैसे लग रहे थे। अजीब बात है, इसमें जहर है। श्योर इतना कहने के बाद एक अजीब सी चीज को छूता है जो कि फूल था, और श्योर के उस पूंछ के उस फूल को छूते ही वो फूल वो मुरझा जाता है और पूरी तरीके से काला हो जाता है और जल के वहीं खत्म हो जाता है। कमाल है, लगता है उस अजीब से ब्लैक स्मोक और तुम्हारे परिवार की आत्मा की वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा ताकतें भी मिली हैं। श्योर वो ब्लैक स्नेक से कहता, मुझे भी यही लगता है, ये ताकत कमाल की है और सच में इसे महसूस करके मैं बहुत ज़्यादा ताज़ा महसूस कर रहा हूँ। ब्लैक स्नेक श्योर से कहता। अगले ही पल
श्योर के दरवाजे को कोई खटखटाता है। मतलब कोई तो था जो कि श्योर से मिलने आ गया था। देखो गाइस, मैं पहले बता रहा हूँ, पुराने एपिसोड थोड़े छोटे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने पहले के समय 20 मिनट का ही डब किया था, लेकिन अभी मेरी वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है तो वो जल्दी ही हो जाता है उतना, ठीक है। तो जितना है मैं उतना ही बना दिया करता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो, ठीक है। ये नहीं कि अगली वीडियो में जाऊँगा तो बहुत सारा काउंटिंग वगैरह गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी फोर्थ काउंटिंग गलत होगा, इसलिए मैं अच्छे से डब कर रहा हूँ, ठीक है। जितने देर में अच्छे से डब हो जाता है उतने अच्छे से कर देता हूँ। 5-6 मिनट का उधर गैप रहता है, ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम में मैं अच्छे से डब कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए हो रहा है 5-6 मिनट का गैप। तो ये मत मानना कि मैं छोटा डाला हूँ, छोटा नहीं है, उतना ही है, लेकिन मैं अच्छे से डब कर दे रहा हूँ कुछ देर में, ठीक है। चलो गाइस, बाय, टाटा, सी यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।